देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स, यानी से 12 में हो गए हैं। तो जो आपको नोट्स मिल रहे हैं वो पूरे व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आपको व्हाट्सएप से देखकर पूरे नोट्स बनाने हैं और यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान से समझ लेना। देखो पहले चैप्टर से स्टार्ट करें, यानी जीरो से, जहाँ से फिजिक्स का जीरो स्टार्ट होता है पहले पॉइंट से। देखो आपकी फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्थिर आवेश, मतलब इस ब्रांच में हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे, यानी इसमें आवेश रेस्ट पोजीशन में रहेगा। ठीक है, आपकी फिजिक्स फर्स्ट में 12वीं क्लास की फिजिक्स फर्स्ट है आरबीएस बोर्ड की, उसमें प्रथम जो 10 चैप्टर हैं, 1 से 10 चैप्टर, उसमें से पहले 4 चैप्टर रेस्ट आवेश पर डिपेंडेंट है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले 4 चैप्टरों में आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी पहले 4 चैप्टरों में आवेश गति नहीं करेगा। अगले जो चैप्टर होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन चैप्टरों में जो हम अध्ययन करेंगे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अध्ययन करेंगे। यानी प्राथमिक जो 10 चैप्टर हैं उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो 10 चैप्टर हैं आपके, उसके पहले 4 चैप्टर और बाद के 5, 6, 7, 8 और 9, 10, इनमें आवेश गतिशील रहेगा। ठीक है, डायनेमिक्स का मतलब है गतिशील, यानी इसमें आवेश एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा, मूवमेंट करेगा। लेकिन जो पहले 4 चैप्टर हैं उसमें आवेश रेस्ट पोजीशन में रहेगा, गति नहीं करेगा पहले 4 चैप्टरों में। तो पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही अध्ययन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब बता दे रहा हूं, स्थिर विद्युत की, यानी आवेश स्थिर रहेगा स्थिर विद्युत के अंदर प्राथमिक 4 चैप्टरों में। तो पहले इस ब्रांच का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज है तो पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले चार्ज के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, फील्ड तो बहुत दूर की बात है, ये बाद में पढ़ेंगे। फील्ड एक बार समझ नहीं आएगा, पहले हमें आवेश के बारे में पढ़ना होगा। आपके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक यही है, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के बारे में हमें पढ़ना है। विद्युत आवेश के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें इसकी खोज के बारे में पढ़ना है कि इसकी खोज कहाँ से हुई है, किस वैज्ञानिक से बताया है, इसका वर्गीकरण पढ़ना है कि कितने प्रकार का होता है। वर्गीकरण का मतलब समझ के दो टाइप के होते हैं चार्ज, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, सिंपल बात है। वर्गीकरण में खोज के बारे में पढ़ना है, कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ है, किसने खोज किया। दूसरा, इसके गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, मतलब पूरा दिन इसी चैप्टर में हम करेंगे चार्ज के बारे में। ठीक, तो इसकी जो खोज है, आवेश की खोज वो की थी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, ये सब आपको सिर्फ समझना। थेल्स ने की थी, आरबीएस में सीबीएस में पूछेंगे नहीं वैज्ञानिक का नाम, लेकिन कंपटीशन में पूछ सकते हैं। खोज की थी थेल्स वैज्ञानिक ने 1600 बीसी में। ठीक है, फिर आता है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब कितने टाइप का ये होता है, तो इसके दो टाइप होंगे, एक पॉजिटिव टाइप होगा, दूसरा नेगेटिव टाइप होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव यानी धनावेश होगा, दूसरा ऋणावेश होगा। ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक हम कहाँ में लेते हैं, कूलॉम, और उसको हम सी से लिखेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां मैं सी लिखूं आगे चैप्टर में, इसका मतलब समझना कूलॉम लिखा है। और
आवेश चार्ज को हम डिनोट करेंगे क्यू से। संकेत समझ लेना, जहां क्यू लिखा है इसका मतलब आवेश है, जहां सी लिखा है इसका मतलब कूलम्ब, यानी चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, ऐसा सिस्टम यूनिट है, ऐसा ही है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश की जनरेशन कैसे मानते हैं, मतलब इसको जो ग्रीक यूनानी है उसके अंदर बताया गया है कि इसका घर्षण विधि से जनरेशन हुआ है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है घर्षण से आवेश। दूसरा जो डाल्टन थ्योरी है परमाणु की, उससे भी आवेश की उत्पत्ति बताई गई है। तो पहले हम डाल्टन थ्योरी समझेंगे आवेश की, इससे आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक। या इसको हम बोल सकते हैं आवेश का परमाणु सिद्धांत भी बोल सकते हैं, आवेश का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, डाल्टन थ्योरी भी बोल सकते हैं। इसमें ये बताया गया कि आवेश कहां से आया, आवेश है क्या चीज। आवेश के बारे में पहले आपको समझना है। पहले आपको मैंने क्या बताया, आवेश की खोज किसने की, थेल्स ने की। आवेश का वर्गीकरण किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, जिसको हम सी से लिखेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और इसको क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू से, ठीक है, और कूलम्ब हम सी से डिनोट करेंगे। अब आपको समझना है कि आवेश है क्या चीज, यानी ये कैसे उत्पन्न हुई है, कहां से प्लस आएगा, कहां माइनस आएगा, कौन जिम्मेदार है प्लस माइनस के लिए। 3-4 पॉइंट आपको ध्यान से समझने हैं कि प्लस माइनस कब आता है और प्लस माइनस के लिए उत्तरदायी कौन होता है, ठीक है। तो आवेश लगभग द्रव्यमान के समान है, जैसा द्रव्यमान होता है उसी के समान आवेश है। जो जैसे लास्ट स्टेज है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है एक आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे ही आवेश और द्रव्यमान भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके अंदर कुछ नहीं बोल सकते हम ऐसे बोल सकते हैं कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान के अंदर क्या है नहीं पता, द्रव्यमान के अंदर, क्योंकि लास्ट स्टेज है, द्रव्यमान के अंदर कुछ नहीं जाता, लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसा ही आवेश है कि आवेश है, प्लस है, माइनस है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ नहीं, मतलब ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है आवेश। यानी आवेश द्रव्यमान के साथ हमेशा रिलेटेड रहेगा, आवेश द्रव्यमान के साथ रिलेटेड रहेगा। रही बात आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, तो एक तरफ आपको आवेश, एक तरफ देखो द्रव्यमान। अब आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर रहेगा, अब आवेश है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये समझाना चाह रहा हूँ कि आवेश है वो द्रव्यमान के साथ रिलेटेड रहेगा। अगर आवेश है तो उस पर द्रव्यमान जुड़ रहा है, अगर कहीं से आवेश निकला तो द्रव्यमान भी निकलेगा, ठीक। तो इसी प्रकार आवेश को द्रव्यमान के साथ एक बार समझना होगा। तो आवेश दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन द्रव्यमान एक ही टाइप का होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, एक रिलेटिविस्टिक थ्योरी है, अपेक्षिकता का सिद्धांत, उसके अनुसार क्या होता है, m बराबर m डॉट अपॉन √1 - v² c²। ऐसा फॉर्मूला मैं 11वीं क्लास में बहुत बार यूज में लेता था। रिलेटिविस्टिक थ्योरी है, अपेक्षिकता का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, m डॉट, ये मैंने जो m डॉट लिखा है, ये कोई भी पार्टिकल है उसका रेस्ट मास है, यानी स्थिर द्रव्यमान है, और ये m है, ये गतिशील मास है, यानी मूविंग स्थिति में मूविंग, और ये रेस्ट मास है। यहां से क्या पता लगता है, अगर कोई पार्टिकल गतिशील है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, और कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो उसका द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज हो सकता है गति के साथ चेंज होगा। अगर पार्टिकल एक स्थिर अवस्था में हो और एक गतिशील अवस्था में हो, जैसे एक मैं यहाँ खड़ा हूँ सीधा, यहाँ मास अलग मिलेगा, जब मैं दौड़ूंगा गतिशील होगा तो मास में परिवर्तन आएगा। मास जब आप मापोगे तो स्थिर मास और गतिशील मास अलग अलग आएगा। वो कैसे आता है, देखो यहाँ पर है v, ये जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु है जिसका आप मास माप रहे हो, उसकी वेलोसिटी है ये v, और ये c है प्रकाश की वेलोसिटी। c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है
प्रकाश की वेलोसिटी और ये होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जिसका मास हम निकाल रहे हैं v। v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और c प्रकाश की वेलोसिटी है। अब प्रकाश की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, अब प्रकाश से हम ना रोक सकते हैं, ठीक। तो इसका वेग है 3×10⁸। ऊपर वाली क्वांटिटी है v, v कितना हो सकता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो क्वांटिटी है ये इसकी तुलना में बहुत ही कम है, यानी 3×10⁸ है, इससे तो कम ही है ना ऊपर वाला भी। इससे क्या होगा, ये क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी तो नीचे कम संख्या का भाग लगेगा भाग में, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी आएगी। कहने का मतलब अगर नीचे संख्या 1 से छोटी तो बचेगी, क्योंकि नीचे कितना है 3×10⁸ और 3×10⁸ से ऊपर नहीं हो सकता है, तो नीचे वाली संख्या 1 से छोटी आएगी। कहने का मतलब अगर m बराबर m बटा 1 से छोटा, जैसे मैंने आधा मान लिया तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 × m0, ठीक। यानी गतिशील अवस्था में मास ज्यादा होगा और रेस्ट पोजीशन में मास क्या होगा, कम होगा। इसका निष्कर्ष क्या निकला, सीधी बात ये है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका मास अलग होगा, गतिशील अवस्था में है तो उसका मास अलग होगा। 11वीं क्लास में हमें सीधा अलग अलग दिखता था, जैसे पेंडुलम है, जल है, उनकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या होता था कि v को और c को हम बराबर मान लेते थे, लगभग बराबर, यानी v जितना उतना ही c है तो m बराबर क्या लिख देते हैं m बराबर लिख देते थे इनको। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आवेश आ गया, क्योंकि आवेश की वेलोसिटी कितनी होती है, v बराबर 10⁶ इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 10⁶, यानी 10⁸ और 10⁶। अब इस फॉर्मूले का काम आएगा, 11वीं क्लास में काम नहीं आ रहा, ठीक। एक बार फिर बता दे रहा हूं, इसका निष्कर्ष क्या निकला है कि किसी बॉडी का मास रेस्ट पोजीशन में कम होता है और जो मूविंग पोजीशन है उसमें अधिक होता है, ठीक। यानी मास बदल सकता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन आवेश दूसरी ओर आवेश है, आवेश कभी नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन ही मान। अगर ये रेस्ट पोजीशन में है तब भी चार्ज उतना ही रहेगा, अगर ये गतिशील हुआ तब भी चार्ज उतना ही रहेगा, यानी चार्ज नहीं बदलेगा। आवेश अगर स्थिर अवस्था में भी उतना ही रहेगा और गतिशील अवस्था में भी उतना ही रहेगा। यहाँ पर हमने क्या बताया, आवेश और द्रव्यमान में अंतर किया। द्रव्यमान पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमारी बॉडी का मास 50 किलो 60 किलो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आवेश पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, द्रव्यमान है वो गति के साथ बदलेगा, लेकिन आवेश है वो गति के साथ नहीं बदलेगा, ठीक। तो आवेश द्रव्यमान के साथ रिलेटेड है, इससे ये हमारे टॉपिक का आवेश का द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है। अब आगे जो वोल्टेज थ्योरी होगी उसमें देखो, अब हम ये पढ़ते हैं आवेश का परमाणु स्तर। ये इसलिए समझाया क्योंकि काम में आएगा, जब न्यूमेरिकल करोगे आप तो उसमें जरूर काम में आने वाला है कि आवेश का द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है, ये जरूर काम में आएगा। तो इसीलिए ये पहले समझाया आवेश और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। आवेश पॉजिटिव नेगेटिव होता है, द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और आवेश है वो गतिशील अवस्था में जितना है स्थिर अवस्था में उतना ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान है गतिशील अवस्था में अलग हो सकता है, रेस्ट पोजीशन में अलग हो सकता है। यहाँ पर मैटर करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग 10⁶ होता है, प्रकाश का वेग 10⁸ है, मतलब लगभग बराबर है। इस क्वांटिटी में मैटर करेगी। 11वीं क्लास में हम इसको छोड़ देते थे क्योंकि इसको बराबर मान लिया v बराबर c, तो m बराबर कितना आ जाता था m0, लेकिन अब नहीं मानेंगे, अब इसका फॉर्मूले का यूज होगा, कहीं कहीं इंटरफेयर करेगा। अब आगे जो हमारा मेन जो टॉपिक था ये बीच में इसलिए बताया कि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। अब मेन जो हमारा है आवेश का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन थ्योरी, कि आवेश कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे आया, ये हमें समझना है। तो परमाणु क्या है, परमाणु में एक पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ जैसे टॉप है पदार्थ में, पदार्थ के अंदर क्या होता है अणु, अणु के अंदर क्या होता है परमाणु, ठीक है। यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई, ये पदार्थ है, पदार्थ में छोटे अणु है, अणु के अंदर भी क्या है परमाणु, यानी पदार्थ अणु के परमाणु, यानी सबसे छोटी सी इकाई क्या हुई परमाणु। और इसी से आवेश हमें समझना है, इसी परमाणु से हम आवेश समझ में आएगा।
परमाणु से ही। तो ये परमाणु है। अब परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है? परमाणु में होता है नाभिक और बाहर होती है ऑर्बिट, कक्षाएं होती हैं। कक्षाएं कौन कौन सी होती है? केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो के एल एम एन, केमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा बता देता हूं। के एल एम एन कक्षाएं होती हैं चारों, इनमें इलेक्ट्रॉन होता है -2, ठीक है। पाउली अपवर्जन नियम से प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 1/2। और कक्षाएं कौन सी होती है? के एल एम एन। परमाणु की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, परमाणु की, क्योंकि परमाणु से हमें आगे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो नाभिक क्या है? नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जैसे ये पी कक्षा है और ये एल कक्षा है। तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए और कक्षाओं में क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर इस परमाणु में पहले एग्जांपल के लिए मान लिया, एग्जांपल लिया, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी 10, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का होता है 1.7 -19 कूलम, और प्रोटॉन का कितना होता है? ये माइनस में आएगा, जो इलेक्ट्रॉन का है वो माइनस में आएगा, और जो प्रोटॉन का है वो कितना होता है? 1.7 -19 कूलम। दोनों का मान बराबर है, 1.7 -19 कूलम, 1.7 -19 कूलम, मान दोनों का बराबर है, लेकिन साइन अपोजिट है। प्रोटॉन पर जितना आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होगा, लेकिन प्रकृति विपरीत रहेगी, नेचर विपरीत रहेगी, एक का नेगेटिव रहेगा, एक का क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब देखो, ये जो हमने परमाणु लिया है इसमें क्या है कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। तो इस परमाणु का आप आवेश कितना बोलोगे? इस परमाणु का आवेश होगा 0, क्योंकि 10 पॉजिटिव का हो गया, 10 नेगेटिव का हो गया, तो कट के लास्ट आवेश कितना बच गया? 0 हो गया। अब इसमें चेंज कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से निकाल देना, एक इलेक्ट्रॉन जो बाह्य आउटर सेल है उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर को निकाल दिया, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इलेक्ट्रॉन बचे 9, और प्रोटॉन तो वही 10 है। तो अब देखो, माइनस का 9 हो गया, प्लस का 10 हो गया, तो कितना बच गया? प्लस का 1, प्लस का 1, यानी इस पूरे परमाणु को कैसा हो जाएगा? प्लस, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस परमाणु पर, ठीक है। जैसे आप देखते हो कॉपर के ऊपर आप कभी-कभी प्लस लगा देते हो, निकल पे लगा देते हो, इसका मतलब है क्या? यानी जब आप ऑक्सीजन अवस्था निकालते हो केमिस्ट्री में, तो आप Cu+3 लिखते हो, एल्यूमिनियम +3, जैसे लिखा एल्यूमिनियम 3+, ये आपने लिखा, इसका मतलब क्या है? इस एल्यूमिनियम पर प्लस चिन्ह आ गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गायब है इससे, यानी प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम, तभी तो प्लस है इसमें। तो ये आवेश की उत्पत्ति यहाँ से समझ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी प्लस माइनस के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इससे प्रोटॉन नहीं निकाल सकते क्या? कि प्रोटॉन को निकालना नाभिक से आसान नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में न्यूक्लियर फोर्स से बंधे रहते हैं, अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है, नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दुर्बल फोर्स है, और ये न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इससे बंधे रहते हैं, तो बाहर नहीं निकल पाएगा यहाँ से प्रोटॉन, तो निकालने के लिए कौन उत्तर, किसको आसानी से निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें एक पॉजिटिव ज्यादा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में 2 पॉजिटिव ज्यादा हो गए। इसी प्रकार आवेश की उत्पत्ति को समझा जाता है। इसको दूसरे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे पहले एक एटम है और दूसरा एटम, 2 एटम है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसकी नाभिक में ध्यान से समझना, नाभिक में 10 प्रोटॉन है और इसके नाभिक में भी 10 प्रोटॉन है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन, वो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है चारों ओर वो भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ऐसे पूछे इस पर टोटल चार्ज कितना है? आवेश नहीं है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 से कितने हैं? प्रोटॉन है, तो आवेश कितना हो गया? 0, ठीक है।
और इसको क्या बोल सकते हो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी आवेश कितना है 0। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसका मतलब प्रोटॉन तो 10 ही रह गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9। तो पॉजिटिव चार्ज दिया गया प्लस के 10 हो गए, माइनस के कितने हो गए 9। तो चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव, तो इसी कारण इसका आवेश की उत्पत्ति होगी प्लस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकते हैं। अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 10 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, प्रोटॉन कितने हो गए 10। अब इसको कैसा माइनस आएगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसको पूरे पर कैसा चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो माइनस, इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस, आवेश की उत्पत्ति यहीं से समझी जाएगी। दूसरी बात आपको यहाँ पर बात नोटिस क्या करनी है कि आवेश की उत्पत्ति के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन का भी उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन ना होगा इसमें भी 10 थे इसमें भी 10 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 10 थे फिर कितने हो गए 11, इसमें 10 थे फिर कितने हो गए 9। तो आवेश की उत्पत्ति किससे हुई है, आवेश की उत्पत्ति का जो मूल उत्तरदायी फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही आवेश की उत्पत्ति होगी, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसमें प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा परमाणु से तभी प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तभी माइनस आएगा, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन से ही प्लस माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रॉन गया, ठीक, इसी आधार पर हम बता सकते हैं। दूसरी बात अब मैंने पहले समझाया कि आवेश के साथ मास बंधा रहता है, ये बात मैंने पहले समझा दिया है कि आवेश और मास में क्या क्या अंतर है, लेकिन दोनों साथ में रहेंगे और न्यूमेरिकल के लिए आवेश और मास दोनों एक साथ रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, इन दोनों में कोई रिलेशन है। अब देखो इसको आप कैसे समझोगे, इतना समझ में आता है कि प्लस माइनस कैसे उत्पन्न हुआ। मैं चलो ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस एक होता है माइनस। अब प्लस माइनस उत्पन्न करने की बहुत सी विधियां हैं, जैसे घर्षण विधि भी है, एक घर्षण विधि भी है, आगे धीरे धीरे समझाते रहेंगे, लेकिन एक बार आप इतना समझो कि प्लस माइनस आया कैसे। प्लस माइनस से और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तरह आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो माइनस, कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्लस, बस एक बार आप इतना समझ लो। बाकी घर्षण विधि से भी आवेश की उत्पत्ति होती है। घर्षण विधि से कैसे होती है, जैसे आप सूखे दिनों में ड्राई दिनों में बालों में कंघी करते हो, तो कंघी करने के बाद टेबल पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े रहते हैं, आप उसको उसके समीप लेके जाओ तो वो टुकड़े उस कंघी के चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, क्योंकि वहां कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हुआ है, एक पर प्लस आया होगा एक पर माइनस आया होगा, दोनों ने अट्रैक्ट किया होगा तभी तो एक दूसरे से चिपके। क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित। ये आगे हम समझते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक बार आप इतना समझ लो कि प्लस माइनस के लिए उत्तरदायी कौन है, प्लस माइनस के उत्तरदायी सिर्फ कौन है इलेक्ट्रॉन। मैंने सिर्फ कितना समझाया परमाणु सिद्धांत के द्वारा, जो कि डॉल्टन के द्वारा दिया हुआ है, उसी के द्वारा समझाया हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लिख लेना अलग से कि प्लस माइनस के लिए उत्तरदायी कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या समझा रहा हूँ कि आवेश मास के साथ संबंधित होता है, कि आवेश और मास का अगर कोई संबंध होता है, ये कैसे होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है आवेश और मास में, वो मैंने पहले बता दिया। अब देखो इन दोनों में कैसे एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। जैसे आवेश और मास दोनों में क्या संबंध है, तो कोई वस्तु है यहाँ पर, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर मैंने आवेश कितना बताया 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने कितना बताया -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और ये किसका आवेश होता है प्रोटॉन का। दोनों पर बराबर होता है, इस पर भी जितना उतना इस पर है, लेकिन एक चीज का अंतर है, इसमें माइनस में इसमें क्या है प्लस में। इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ऐसे ही प्रोटॉन का भी मास होता है 1.6
7 3 गुणा 10 की पावर माइनस 27 केजी। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि आवेश मास के साथ संबंधित होता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ये आवेश को लेकर जाएगा, लेकिन साथ में अपना मास को तो लेकर जाएगा। यानी पहले है इसका मास, इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर था तब इसका मास था n, लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दिया, तो इसका मास बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना मास यहाँ छोड़कर ले जाएगा, अपने साथ लेकर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 × 10 की पावर माइनस 37 केजी। ठीक है, तो इसका मास बाद में कितना आएगा? डेल n। यानी पहले m था जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो डेल m। डेल का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज हो गया इसमें। कितना चेंज होगा? n × n। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। n × n। n का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, ये n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? जैसे आपने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ गुणा करोगे 5, और एक का मास कितना होता है? 9.1 × 10 की पावर माइनस 21। तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 गुणा 9.1 × 10 की पावर माइनस 21। यानी कितना मास कम हो गया ना इसका। तो आवेश और मास एक दूसरे से संबंधित है। आगे न्यूमेरिकल आएगा इसका, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डेल m बराबर n n p। यानी द्रव्यमान में परिवर्तन होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होगा n n e। यानी द्रव्यमान में परिवर्तन इतना ही होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। एक बार के लिए इतना ही काफी।